तो पदार्थ पर तापमान परिवर्तन का प्रभाव, यानी कि अगर कोई वस्तु पहले किसी और अब टेम्परेचर पर है और उसको किसी और टेम्परेचर पर ले जाते हैं, यानी या तो उसको हम गर्म करते हैं या तो ठंडा करते हैं। तापमान परिवर्तन का मतलब यही, मान के चलिए अभी कमरे का तापमान है न 27 डिग्री सी, तो यहाँ परिवर्तन करने का मतलब है कि या तो हम इसको कम करें या तो इसमें से तापमान को बढ़ाएं। ठीक, अभी कमरे के तापमान पर ये मार्कर ठोस अवस्था में है न, ठीक, और ये कपड़ा भी ठोस अवस्था में है, पानी द्रव अवस्था में। अब मान के चलिए कि तापमान परिवर्तित करें हम, ठीक, गर्म करें, तो क्या होगा? जो जल है हमारे पास वो भाप में बदलने लगेगा, ये मार्कर धीरे धीरे पिघलने लगेगा, पिघलेगा ना, यानी गर्म करेगा। तो वही हम लोग देखेंगे। अगर मान के चलिए अगर ठंडा करते तो है नो, बर्फ जल मतलब पानी जो है वो बर्फ बनने लगेगा, ठीक है न, और ये मार्कर और कठोर होता जाएगा, हमारा कपड़ा भी कठोर होता जाएगा, इतना कठोर हो जाएगा कि अगर ऐसे करके नोच दे तो फट जाएगा, ठीक है ना, ऐसा सिचुएशन आ सकता है। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं, ठीक, एक प्रयोग। मान के चलिए कि हमारे पास एक बर्तन है, ठीक, ये प्रयोग समझ लीजिएगा, मजा आ जाएगा एकदम। एक बर्तन है, ठीक, और इस बर्तन के नीचे हम एक बर्नर जना देते हैं। बर्नर समझते हैं ना, एक छोटा सा स्टोव समझ लीजिए, स्टोव समझ लो, ठीक। आई आ गया, रहता था पुरानका स्टोव में हवा भरे वाला, नहीं, कहता है कि ये इस एक बीकर लीजिए है न, और 150 ग्राम का बर्फ का टुकड़ा, कोई दिक्कत है? ये क्या है? बर्फ, ठीक, बर्फ का टुकड़ा ले लीजिए और इसमें साथ में इसके अंदर एक थर्मामीटर भी लगा दीजिए। थर्मामीटर समझता है? हाँ, डॉक्टर साहब बुखार उखार जांच करते हैं, है ना, ठीक, उस थर्मामीटर भी आप ले लीजिए, ठीक है ना। तो वो वाला थर्मामीटर से काम नहीं होगा, काहे कि वो वाला थर्मामीटर तो थोड़ा सा ही टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर देगा तो बिगड़ जाएगा, नहीं, ठीक। तो दूसरा थर्मामीटर लेना है जिसमें, जैसे ये वाला हम लोग थर्मामीटर डॉक्टर साहब वाला लेंगे तो 40 डिग्री तक जाते जाते उसका ज्यादा वो नहीं बता सकता, बिगड़ जाएगा। बड़ा वाला थर्मामीटर लेना जो 100 से ऊपर तक बता सकता है नहीं। हमारे पास डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है 40 डिग्री सी तक चल रहता है, सेल्सियस में बात करें तब, और उससे ज्यादा नहीं होता। और अगर हम लोग बात करें, हम लोग दूसरे थर्मामीटर की बात करें जो प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है, अलग अलग है, तो उसमें 100 से ज्यादा भी बता सकता है, ठीक। तो वैसा थर्मामीटर लेते हैं, कहता है धीरे धीरे इसको जला देते हैं हम, ठीक। तो अगर हम जला दिए, ठीक, तो जला दिए तो क्या होगा कि धीरे धीरे थोड़ा देर के बाद सारा के सारा बर्फ पिघल जाएगा। तो क्या जैसे ही हम यहाँ जलाए थे वैसे ही पिघलना शुरू होगा? नहीं, थोड़ा देरी में पिघलना शुरू होगा, पता है ना क्यों? क्योंकि बर्फ में गुप्त उष्मा होती, थोड़ा देरी वो एनर्जी को लेगा, अब पिघले उगलेगा ना, उसके बाद पिघलना शुरू करेगा। जितना गुप्त उष्मा उतना लेगा, उसके बाद पिघलेगा, ठीक। तो प्रयोग में क्या बताया हुआ है कि धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू करें, और जब बर्फ जल में परिवर्तित हो जाता है तो पुनः तापमान नोट करें। यानी कि जलने से पहले, यानी कि इसको जलाने से पहले तापमान थर्मामीटर जो बता रहा था उसको नोट कर लीजिए। उसके बाद जब पूरा बर्फ पिघल जाए तब तापमान नोट कीजिए। क्या अब क्या स्टोव बंद कर दें? नहीं, स्टोव चलते रहने दीजिए, ठीक।
तापमान नोट करके। ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन होने में प्रेक्षण नोट करें, यानी कि जब बर्फ के रूप में था यानी जल ठोस के रूप में था तो कितना तापमान था, और जब ये पूरा द्रव बन गया यानी जल बन गया है तब इसका तापमान कितना है। अब इसको और गर्म करेंगे, भाप में परिवर्तित करेंगे, तब तापमान कितना है। ठीक, तथा बीकर में कांच की छड़ डालें और हिलाते हुए गर्म करें। ठीक, और जब तक गर्म करें जब तक कि पानी उबलने न लगे। पर पानी बन गया होगा ना। ठीक, तो अभी उबलने न लगे जब तक इसको गर्म करिए, पानी बन गया होगा। ठीक, थर्मोमीटर के पास बराबर नजर रखिए कि कितना, जब ये उबल रहा है पानी तो थर्मामीटर कितना हमको पाठ्यांक बता रहा है। ठीक है ना, कितना लगभग बता रहा होगा? 100 बताना चाहिए क्या? 100 बताना चाहिए। ठीक, कहता है बराबर रखे जब तक कि थर्मामीटर का माप बराबर नजर रखे रहे। ठीक है, आगे कहता जल का द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन के प्रेक्षण को नोट कीजिए। अभी हमारे पास सबसे पहले ठोस था, ठोस से बना जल नहीं द्रव अवस्था, और द्रव से बन गया गैसीय अवस्था, भाप बन गया। ठीक है ना, कहता तीनों स्थिति में टेम्परेचर अलग अलग होगा। क्या? अब जैसा समझिए कि जो बर्फ था वो कितना टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में रहा होगा? 0 डिग्री से, है ना। जब जल का तापमान आप 0 डिग्री बदल देंगे, 0 डिग्री पर ले आएंगे तो जो भी जल है वो बर्फ बन जाता है। अब बर्फ से जल बनने में जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वो धीरे धीरे जल बनना शुरू हो जाएगा। ठीक, और जल एक पोजीशन पर आ जाएगा, उसके बाद फिर वो वापस गैस बदलना शुरू कर देता है। ठीक है, यानी हम लोग क्या देखें? ठीक, सबसे पहले देखें कि अगर कोई ठोस है और उसमें हम लोग ऊष्मा परिवर्तन करते हैं, ऊष्मा परिवर्तन करते यानी ऊष्मा को यहाँ पर बढ़ा रहे हम लोग। ठीक, तो सबसे पहले क्या था? ठोस था, ठोस में हम लोग क्या दिए? ऊष्मा दिए, तो क्या बन गया? द्रव बन गया, और द्रव को ऊष्मा दिए तब गैस बन गया। ये त्रिभुज का मतलब पता है? त्रिभुज का मतलब है ऊष्मा देना, गर्म करना, यानी कि ठोस को अगर हम ऊष्मा देते हैं तो क्या बन जाता है? द्रव। और द्रव को ऊष्मा देंगे तो क्या बन जाएगा? गैस। कोई दिक्कत है? सभी पर लागू होता है ये बात, कोई भी वस्तु हो सब पर लागू होता है। ठीक है ना, लकड़ी को भी अगर हम लोग जलाते हैं तो उस पर भी नियम लागू होता है। ठीक है ना, ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में। ठीक, लकड़ी को जलाते हैं धुआं के रूप में गैस बन जाता है ना, अब बीच वाला पता नहीं चलता, बीच में द्रव बनता है, वही जल रहा होता है, वही जल रहा होता है। ठीक, थोड़ा थोड़ा बनते जाता है, जलते जाता है, अब बाकी इधर धुआं के रूप में गैस निकलती है। ठीक है, तो अब देखिए कहता है कि अगर ठोस अवस्था में है और उसमें तापमान अगर हम लोग देते हैं तो क्या होगा? कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, यानी इसमें जो कण थे, ठीक, अभी फिलहाल जो कण थे मान के चलिए कि इसमें सब कण क्या थे? सटे हुए थे। ठीक, और इसमें गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। अभी आराम से था बैठा हुआ ये कण, और ये अभी ये कण क्या होगा? है ना, मूव करने लग जाएगा। ठीक, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, एक जगह से दूसरे जगह जाने लग जाएगा। इसका मतलब है ये बन जाएगा क्या? द्रव बन जाएगा, एक जगह से दूसरे जगह जाने लग जाता है। ठीक, और ज्यादा ऊष्मा देते हैं, है न, तो ये गैसीय अवस्था में आ जाता है। ठीक, आई एकदम फ्री हो गया, जलने मन करने चला जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं, गैसीय अवस्था में आ जाता है। ठीक, तो इस अवस्था में तो ये भाप में नहीं बनता है, और इस अवस्था में आता है तो भाप में बन जाता है। यानी ये कण और ये कण, इस कण से इस कण में, इस अवस्था में जाने के लिए, है न, बहुत ज्यादा गतिज ऊर्जा आ जाती है कणों में, कि वह स्वतंत्र हो जाता है, बर्तन छोड़ के उड़ जाता है। नहीं, ठीक, जब ठोस था तो वैसा नहीं था।
और द्रव था तब भी वैसा नहीं था। अब कणों में गतिज ऊर्जा काफी ज्यादा आ गई है, जिसके कारण ये बर्तन छोड़ के उड़ रहा है। ठीक, चलिए, तो एक बात तो पता चला कि अगर किसी वस्तु पर हम लोग तापमान बढ़ाते हैं तो क्या होगा। क्या होगा, सबसे पहले वो अगर ठोस अवस्था में है तो द्रव में बनेगा, द्रव अवस्था में है तो गैस में बनेगा। ठीक है ना। अब मान के चलिए ये पोजीशन हो जाता है जब हम लोग बर्फ से क्या बना रहे थे, द्रव पानी। उस समय थोड़ा देर तक ये स्टोव जल रहा था, लेकिन बर्फ जो है वो द्रव में यानी पानी में नहीं बदला था। तो ऐसा किस कारण हो रहा था, गुप्त ऊष्मा है। बर्फ में गुप्त ऊष्मा है, गुप्त ऊष्मा है यानी छुपी हुई ऊष्मा है, और वो ऊष्मा जब तक पूरा नहीं कर लेती है बर्फ, तब तक वो द्रव में नहीं बदले। ठीक है ना। ठीक, तो अभी हम लोग गुप्त ऊष्मा भी देखेंगे और क्या प्रभाव पड़ रहा है वो भी देखेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन लिख लीजिए। पदार्थ पर तापमान परिवर्तन के क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। अभी हम लोग दो बात और देखेंगे, गलनांक और क्वथनांक। गलनांक मतलब वह तापमान का वह बिंदु जहाँ पर ही कोई भी ठोस पदार्थ है न, किस पदार्थ में बदल गया, द्रव में, है न। यानी कि वह तापमान जिस पर कोई भी ठोस पदार्थ किस में बदल जाता है, द्रव में, तो उस तापमान को क्या कहेंगे, गलनांक, है न। यानी कि उस ठोस का गलनांक, यानी कि वह तापमान जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। कोई दिक्कत है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक, उस पदार्थ की, है न, यानी वह तापमान जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ठीक, वह उस पदार्थ की गलनांक ऊष्मा कहलाती है। यानी कि जितना भी एनर्जी हम लोग को ठोस से द्रव में बदलने के लिए लगा है न, यानी कि जितना भी डिग्री सेल्सियस में वो मान है, वो पदार्थ की क्या कहलाएगी, गलनांक बिंदु। अब है क्वथनांक। क्वथनांक क्या है कि अगर कोई वस्तु द्रव अवस्था में है और द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होने के लिए जो भी तापमान हमको लगेगा वो क्या कहलाएगा, क्वथनांक, है न। यानी कि वह तापमान जिस पर कोई द्रव किसमें बदल जाता है न, गैस अवस्था में बदल जाता है। कोई दिक्कत है नहीं। अब मान के चलिए गलनांक समझ गए, क्वथनांक समझ गए। यानी ठोस से जब द्रव में हो रहा है तो क्या हो रहा है, गलन हो रहा है। ठीक है न, गलन हो रहा है, गल रहा है। ठीक, यानी ठोस से द्रव, यानी कि उसको एक तापमान मिलेगा तो गलनांक बिंदु मिल जाएगा, तो उस किस में बदल जाएगा, द्रव में। और द्रव को, है न, क्वथनांक बिंदु मिल जाएगा। क्वथनांक बिंदु मिल जाएगा तो किसमें बदल जाएगा, गैस में। अब वापस
ठीक, मान के चलिए कि इसको और कम टेम्परेचर हम लोग कर दें, तो मान के चलिए कि हमारे पास गैस अवस्था में है, ठीक, उसको हम ठंडा करते हैं, कोई दिक्कत है? नहीं, ठंडा करेंगे तो किस में आ जाएगा? द्रव में आएगा, ठीक, कोई दिक्कत है? और द्रव को और ठंडा करेंगे तो किस में आ जाएगा? ठोस में आ जाएगा। कोई परेशानी है? नहीं। अब गैस से द्रव में परिवर्तित होने के लिए जो परिवर्तित होने का प्रक्रिया है ना, उसको हम लोग कहते हैं क्या? संघनन। कोई दिक्कत है? और द्रव से अगर ठोस में बदल रहा है ना, ठीक, तो इसको कहते हैं हिमीकरण, ठीक। इसको तो गलन कहेंगे और इसको क्वथन कहेंगे, क्वथना। इधर से इधर आ रहा है तो संघनन। कभी देखा गैस से द्रव में बदलते हुए? देखा है? अरे सब कोई देखा। क्या आप कहाँ द्रव गैस से द्रव में बदलते हुए? ठीक, ये वाला जरूर देखा हो, द्रव से ठोस में बदलते हुए नहीं देखा होगा कि फ्रिज बंद नहीं हो जाता, नहीं पानी रख दिया उसके बाद बंद हो गया, लेकिन ये वाला प्रोसेस देखा होगा, ठीक। देखो बताते हैं, और यही प्रोसेस के कारण वर्षा भी होता है, ठीक, ऊपर गैस के अवस्था में होता है और संघनन होने के कारण द्रव में बदल के नीचे आ जाता है। अब देखिए, सबके घर में खाना बनता है, ठीक, खाना बनता है तो बर्तन से वाष्प निकल रहा होता है ना, ठीक। आप क्या करते हैं कि वाष्प नहीं निकले इसके लिए बर्तन के ऊपर ढक्कन रख देते हैं, ठीक। तो क्या देखते हैं कि जब थोड़ा देर बाद ढक्कन हम लोग खोलते हैं तो क्या देखते हैं? ढक्कन के ऊपर पानी जमा हुआ रहता है, ठीक। तो तुम क्या देखा कि पानी तो नीचे था, अब वो गैस अवस्था में ऊपर आया और बर्तन पर टकराया, यही न हुआ? गैस आया, ऐसा तो नहीं हो कि पानी उछल के आ गए और सट गए, नहीं, ठीक। गैस अवस्था में आया यानी कि जल जो है भाप बन के आया, अब वो बर्तन पर आकर के चिपक गया। अब बहुत सारा अणु चिपकने के कारण है न, वो सभी अणु एक दूसरे से जुट गए और जुट जाने के कारण क्या बन गए? द्रव, यानी जलीय अवस्था में आ गए। जैसे उघारेगा तो 10 बूंद गिरा जाए, नहीं, ठीक। तो ये वाला को कहेंगे हम लोग संघनन, ठीक। और द्रव से अगर ठोस आ गया तो हिमीकरण। तो गलनांक भी समझ गया, क्वथनांक भी समझ गया, यानी गैस से कोई वस्तु द्रव में बदल रही है, इसका मतलब संघनन हो रहा है। और कोई वस्तु द्रव से अगर ठोस में बदल रहा है तो हिमीकरण हो रहा है, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं 2 पॉइंट और, जिसमें आपको बताए थे गुप्त ऊष्मा, है ना, ठीक। एक बात जानते हैं हम लोग, गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा, ठीक। जैसे कि हम लोग जब बर्फ को गर्म कर रहे थे, है न, तो थोड़ा सा तापमान अवशोषित करने के बाद बर्फ द्रव में पिघल रहा था, है न। तो द्रव की जितनी गुप्त ऊष्मा थी वो पहले अवशोषित करेगा, है न, उसके बाद वो द्रव में बदलेगा, ठीक। कोई दिक्कत है? नहीं, ठीक। तो ये हो गया गुप्त ऊष्मा। और देखिए, जैसे बर्फ का गुप्त ऊष्मा होता है, वैसे ही भाप का भी गुप्त ऊष्मा होता है, ठीक। द्रव के गुप्त ऊष्मा, बर्फ का गुप्त ऊष्मा और भाप का गुप्त ऊष्मा में अंतर है, ठीक। जैसे कि भाप से अगर आपका हाथ कभी जल जाता है, ठीक, तो दर्द करता है। और मान के चलिए वैसे अगर आपका कभी हाथ जला है तो वो भी दर्द करता है। इस दोनों अवस्था में कौन वाला से ज्यादा दर्द होगा? भाप वाला से या वैसे जला है उससे? भाप वाला से ज्यादा होगा। काहे कि भाप वाला में गुप्त ऊष्मा। अरे रोटियां फुलाते फुलाते अगर जल गए तो 2-3 दिन तक लहरू, समझ रहा है ना? अरे रोटी कहीं फूट गया, उसके अंदर भाप जमा होता है ना, फूट गया तो इधर लग गया, बस
2-3 दिन तक दर्द करेगा वो। थोड़ा सा ही लगा लेकिन ज्यादा समय तक करेगा। तो क्यों? क्योंकि बर्फ भाप में भी गुप्त उष्मा। ठीक, तो अभी हम लोग देखेंगे कि गुप्त उष्मा जो होती है वो रियल में दिखता तो नहीं है, लेकिन उस पदार्थ के अंदर छुपी हुई होती है। ठीक न, जैसे कि हम लोग बर्फ से इसको जल बना रहे थे, तो गुप्त उष्मा जितना उसको चाहिए वो पहले लेगा, नहीं उसके बाद वो द्रव में बदलगा। ठीक ठीक, अब जल्दी से देखना है। ठीक, इस बात को समझिए, गुप्त उष्मा क्या है। जैसे यहाँ पर ही मान के चलो कि हम कोई भी वस्तु रखे, बर्फ रखे, ठीक, तो बर्फ रखे तो मान के चलो कि 1 किलो का टुकड़ा है बर्फ, ठीक है ना, 1 किलो का टुकड़ा है और कोई दिक्कत है नहीं, तो कह रहा है ऊपर से वायुमंडलीय दबाव लग रहा है ना, जैसे हम लोग वायुमंडलीय दबाव में ऊपर से प्रेशर हम लोग पर लग रहा है, तो वैसे ही इस पर भी लग रहा है। तो वही बात कहा गया है कि संगलन की गुप्त उष्मा वह ऊर्जा की मात्रा है जो 1 केजी ठोस, 1 केजी बर्फ यहाँ पर हम मान लिए थे, तो 1 केजी ठोस को वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडल में ही गर्म कर रहे हैं, ठीक, तो वायुमंडलीय दाब पर ठोस को, अभी तो ठोस है, उसके संगलन बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग होती है। उदाहरण के लिए मान के चलिए कि हम लोग यहाँ पर 1 केजी ठोस रखे थे, ठीक, और इसको टेम्परेचर दे दिए हम लोग 5 मिनट, उसके बाद वो पिघलना शुरू किया, तो 5 मिनट में जो भी एनर्जी हम लोग दिए, ठीक, मान लो कि 500 जूल दे दिए, ठीक, तो ये हो गया बर्फ का गुप्त उष्मा, है ना। 500 जब जूल एनर्जी हम लोग दे दिए उस समय तो बर्फ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसके बाद परिवर्तन होने लगा, इसका मतलब है कि वही उतना उसका गुप्त उष्मा, उसके बाद उस गर्म में बदलने लगा। ठीक है, तो इस परिभाषा को नोट कर लेंगे। एगो लिखा न, ठीक, ये किसका था? बर्फ वाला गुप्त उष्मा, नहीं, ठीक, आई भाप वाला, ठीक। अब समझिए, दोनों को एक एक बार देख लेते हैं। लिख लिया पूरा? ठीक, कहता संगलन, गलन मतलब बर्फ ठोस से द्रव में बदल रहा है, तो संगलन की गुप्त उष्मा वह मात्रा है जो 1 केजी ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके संगलन बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग होता है। अब जैसे देखो, हम एनर्जी दे रहे थे, ठीक, तो एनर्जी दे रहे थे तो ठोस से किस में बदल रहे थे? द्रव में। तो यहाँ पर यही बोल दिए कि गुप्त उष्मा वह ऊर्जा है जो 1 केजी ठोस को, है न, वायुमंडलीय दाब पर ठोस से द्रव में लाने के लिए जरूरत होता है। जितना भी ऊर्जा चाहिए हमको ठोस से किस में लाने के लिए? द्रव में लाने के लिए जितना भी ऊर्जा चाहिए 1 किलो के लिए, ठीक, वही ऊर्जा की मात्रा क्या कहला जाएगी? गुप्त उष्मा। किसकी? ठोस की गुप्त उष्मा, है ना, ठोस से द्रव में बदल रहा था तब संगलन की गुप्त उष्मा कहती है। अब यही देखो हमारे पास है भाप वाला, ठीक, कहता सर भाप में एनर्जी आया कहाँ से? एनर्जी देखो, पहले पानी था, हम उसको जला रहे थे तो तुरंत से भाप नहीं न बना, 5 मिनट बाद आया भाप के रूप में। तो 5 मिनट से पानी क्या कर रहा था? एनर्जी को सोख रहा था, तो उतना एनर्जी भाप में छुप गया, है न, छुप गया, तो वही एनर्जी क्या कहला गई? गुप्त उष्मा। 5 मिनट में कुछ नहीं हुआ था, भाप नहीं निकल रहा था, उसके बाद वो निकलना शुरू किया, ठीक। तो इसका मतलब 5 मिनट में जितना भी आग जला होगा उसका सारा एनर्जी भाप में समा गया होगा। कोई दिक्कत है? नहीं, तो 5 मिनट में जितना एनर्जी समा गया होगा, अब वो लगेगा एक के बाद, अगर भाप से जलता तो एक के बार में जलेगा, जो 5 मिनट में अवशोषित किया था वो एकदम 2 सेकंड में जला दिया, तो असर करेगा? ज्यादा दर्द करेगा? नहीं, ठीक, तो वही बता रहे हैं कि ये किसका है ना, वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा, यानी द्रव से जब गैस में बदल रहा है तब। तो वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा तापमान की वह मात्रा है जो 1 केजी द्रव को वायुमंडलीय दाब पर द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग होता है। यानी कि कोई भी द्रव को 1 केजी है, उसको हम गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए जितना भी एनर्जी हमको देना पड़ता है, ठीक, वो सभी क्या है? गुप्त उष्मा, ठीक न, वो उसमें समा जाती है, ठीक है।
यही हो गया हमारे पास किसका गुप्त उष्मा, भाप वाला ही। ठीक, वाष्प बन रहा है। और ये किसका है, बर्फ वाला। बर्फ यहाँ से गलेगा है ना, यहाँ से जल भाप बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया। क्वेश्चन लिख लीजिए कि वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा से आप क्या समझते हैं। वाष्पिक ये किस में बदल रहा था, ठोस से द्रव में, आई द्रव से गैस में, तो ये भाप में बदल गया ना। तो भाप का गुप्त उष्मा कितना होता है, तो 536 कैलोरी प्रति ग्राम। अब बर्फ वाला कितना होता है, ठीक, बर्फ से जब वो ठोस से किस में बदल रहा है, द्रव में, तो ये होता है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। 1 ग्राम में 80 कैलोरी है, इसमें 1 ग्राम में 536 कैलोरी प्रति ग्राम। चलिए, कोई दिक्कत है? नहीं। अब जल्दी से समझना, अगर हमको भाप से जलता है, किससे जलता है, हाथ से अगर हमारा हाथ जलता है, तो 1 ग्राम भाप में 536 कैलोरी ऊर्जा होती है, एक के बाद काम कर जाए। ठीक है ना। और जब हम लोग बर्फ से किसमें बना रहे हैं, द्रव में, ठीक, यानी बर्फ को जल बना रहे हैं, तो 1 ग्राम बर्फ है 80 कैलोरी ऊर्जा लेगा, उसके बाद वो पानी में बदलेगा, है ना। उसके अंदर इतना ऊर्जा छुपा हुआ, वो इतना लेगा, उसके बाद वो पानी में बदलेगा। कोई दिक्कत है? समझ गया? टॉपिक खत्म। इसके आगे थोड़ा सा और बचा है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है ना, चलिए।